नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल का जो आप IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनमें अटेम्प्ट वाइज किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी मॉक्स देते टाइम इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी रेगुलरली करने के लिए बोलता हूँ। तो ये बातें अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप लोग अपने मार्क्स को, जो एक स्टैंडर्ड नंबर आने चाहिए आपके प्रिपरेशन से, उससे कुछ मार्क्स ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है सिलेक्शन के लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सब्जेक्ट वाइज अगर अपने बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके रीजनिंग है, हाँ जी, रीजनिंग है, देन आपके क्वांट्स है, आपके इंग्लिश है, GA है। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का सेपरेट आपका पेपर रहता है, उसी दिन रहता है, कंटिन्यूस वे में रहता है। तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। अब एक जो मैं कॉमन बात आप लोगों से कहूंगा वो राउंड्स के रिगार्डिंग कहूंगा कि जो ये आपके 3 जो बेसिक बेसिक जो सॉरी जो कोर सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, इनको राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे आप, राउंड 1 और राउंड 2 में। कैसे, आप सुनिएगा। रीजनिंग से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। राउंड 1 में आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी डुएबल मिसलिनियस पोर्शन है, बिल्कुल पजल आपको उठाना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है। मिसलिनियस में क्या क्या सर? कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन। अगर इजी है, कोई नया पैटर्न कुछ डिफरेंट लग रहा है तो आप उसे राउंड 1 के एंड में कर लेंगे। और जब भी किसी क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो मेरा सजेशन होता है इसके बजाय आप अपने रफ शीट के अंदर ही छोटा सा सेपरेट स्पेस बना के 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। ये राउंड 1 के मार्क फॉर रिव्यू वाली, ये राउंड 2 के, जिससे अपने को थोड़ा सा बेसिक अपने को आइडिया लगता रहे कि यार कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या अपने पास बच गया। ठीक है जी, तो राउंड 1 में आप पूरी तरीके से मिसलिनियस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे डिवेबल। इसमें जो जो थोड़े आपको मुश्किल लग रहे हैं टाइम टेकिंग, जैसे कई बार मशीन इनपुट आउटपुट हो सकता है, या कोई नया पैटर्न का बहुत यूनिक सा क्वेश्चन जो बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत ही अलग सी चीज जा रही है, तो उसे आप राउंड के एंड के लिए स्किप कर सकते हैं। मिसलिनियस करना है। इसके साथ साथ आपको राउंड 2 के लिए पजल का सिलेक्शन करके भी रखना है कि भैया पजल का सिलेक्शन मतलब सर, पजल का सिलेक्शन मतलब यार आप पूरा का पूरा पेपर देखेंगे राउंड 1 में, मिसलिनियस सारा डुएबल कंप्लीट करेंगे, और राउंड 2 के अंदर कौन कौन सी चीजें उठानी है और किस ऑर्डर में उठानी है ये आपको डिसाइड करनी है। अब याद रखिएगा, 1 से 2 पजल अगर आप राउंड 2 में बना लेते हैं बड़े वाली, तो वो मोर देन सफिशिएंट रहती है आपको बहुत शानदार मार्क्स सिक्योर करने के लिए। अब काफी बच्चों का ये डाउट रहता है सर CR का क्या किया जाए, क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये सब कब करनी चाहिए? बिल्कुल आखिरी में, अगर आपके पास ऐसा समय बचा है कि भैया सर इसमें ना पजल हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आप चाहें तो CR के कर सकते हैं, बाकी मैं तो सजेस्ट करता हूं कि इसको स्किप ही कीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से राउंड वे में आपको राउंड 1 और राउंड 2 के फॉर्म में आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग का एग्जांपल लेते हुए मैंने आपको समझाया। हमेशा याद रखिएगा, राउंड 1 में आपको कभी पजल नहीं उठानी है। शॉर्ट भी इवन पजल है ना, तो शॉर्ट पजल भी आप राउंड 2 में ही उठाएंगे। शॉर्ट पजल, इवन शॉर्ट पजल का आप ऑर्डर पहले रख दीजिए कि सर पहले मैं शॉर्ट पजल जो 2 मार्क्स वाले या 2 क्वेश्चंस वाले, 3 क्वेश्चन वाले, उनको पहले करूंगा और या करूंगी, या उसके बाद सर अपने लॉन्ग वाले पजल्स अपने ट्राई करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा, जो भी आपको बहुत लेंदी या फिर अंडरस्टैंड करने में काफी डिफिकल्ट सा लग रहा है, आप उसे बाद के लिए स्किप कर सकते हैं। जो डुएबल है उसे आपको पहले करना है, क्योंकि मेंस का जो पेपर है पूरा का पूरा गेम मोमेंटम का होता है। एक बार आपने मोमेंटम अचीव कर लिया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर इवन कोई सेक्शन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भी चला जाता है ना, तो भी हमें उतना हैम्पर नहीं करता। और स्टार्टिंग में अगर हम मोमेंटम नहीं गेन कर पाते, एक सर्टेन लेवल का पेस नहीं गेन पाते, फ्लो नहीं गेन कर पाते, तो हमारे जो अच्छे और स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं या सेक्शंस हैं, उनमें भी हम बहुत ज़्यादा खास नहीं कर पाएंगे। तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोमेंटम आता है जो हमें जो चीज़ें आती है उन्हें पहले करने से, वो नहीं जो हमें मुश्किल लगती है या जिसे करने में ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर तो पूरी तरीके से मोमेंटम ब्रेक होना ही होना है। अच्छा, इसमें साइड नोट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आप सभी ने पेपर का पैटर्न देख ही रखा है, इस बार थोड़ा सा चेंजेस है अपने कोर सेक्शंस के अंदर। चेंजेस क्या है सर
कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसको लेके घबराना नहीं है, ये हमारी सहूलियत के लिए दिया गया है कि भैया सेक्शन ए आपके 2 मार्क्स वाला रहेगा, तो अलग से आपको सारे 2 मार्क्स एक जगह मिल जाएंगे, और सेक्शन बी 1 मार्क का रहेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिस होगा या क्वेश्चन आप अटेम्प्ट होगा, आपको पता होगा कि यार आपने कितने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बट ये याद रखिएगा, अटेम्प्ट में सेक्शन ए सेक्शन बी अलग से नहीं करना है अपने को। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिला के एक ही कंटिन्यूअस पेपर मानना है आपको। सेक्शन ए सेक्शन बी का जो बाइफर्केशन है वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे है, ये लेवल के बेसिस पे नहीं है। जस्ट बिकॉज 2 मार्क्स का है इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज 1 मार्क्स का इसका मतलब ये नहीं ज्यादा आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी देखा था। तो सेक्शन और ए और बी को एक कंटिन्यूअस पेपर की तरह आप ट्रीट करोगे और उसमें से आप बारी बारी से चीजें ढूंढोगे। तो ये तो आपका रीजनिंग का। अब बातें क्वांट्स की आ जाती है सर। क्वांट्स फिर से जैसे कि रीजनिंग है वैसे क्वांट्स भी 2 पार्ट में बटा हुआ है सर। एक तो आपके डीआई है, आपके देन अर्थमेटिक है, देन आपके कुछ बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस जो होते हैं जिसके अंदर आपके क्वांटिटी कंपैरिजन वगैरह रहता है, आपका डेटा सफिशिएंसी रहता है, आपका नंबर सीरीज का अलग अलग पैटर्न रहता है, इवन आपके और भी चीज़ें रहती है जैसे अलजेब्रा वगैरह बाकी चीज़ें भी रहती है, वो सब इंक्लूडेड रहता है। अब देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डीआई आसान आएगा, अर्थमेटिक मुश्किल आएगा, मिसलिनियस आसान आएगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन तीनों ही कैटेगरीज में से जो डुएबल है उसको राउंड 1 में आप कंप्लीट करें, और साथ ही साथ पूरा पेपर आप जितना भी डुएबल पोर्शन आपको लग रहा है वो राउंड 1 में कंप्लीट करें, और साथ ही राउंड 1 में पूरा का पूरा पेपर स्क्रॉल थ्रू कर जाए। पूरे के पूरे पेपर को एक बार देख लें, जिससे राउंड 2 के लिए सिलेक्शन करके रखें कि भैया जैसे आपने सोचा कि हाँ सर ये पर्टिकुलर डीआई है, ये राउंड 2 में मैं सॉल्व करूंगा, ये कोई अर्थमेटिक का गुच्छा है 2-3 क्वेश्चन जो मैं राउंड 2 में अटेम्प्ट करूंगा, ये आपको राउंड 1 में ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो राउंड 1 का बेसिक पर्पस होता है कि सर जो इजी डुएबल पोर्शन है, चाहे वो डीआई के अंदर हो, चाहे अर्थमेटिक के अंदर हो, चाहे मिसलेनियस के अंदर, वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इस कोशिश में कई बार हम सफल होते हैं, कई बार नहीं होते। हमेशा क्वेश्चन की शक्ल देख के आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली आसान होगा या मुश्किल, बट एक बेसिक अगर बच्चे को कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 100 में से 90 टाइम्स वो सही सिलेक्शन कर लेते हैं। स्पेशली अर्थमेटिक मिसलिनियस का सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो मेन जो देखने का तरीका होता है, जो सिलेक्शन का जो एक पैरामीटर हो सकता है, वो ये कि कोई भी न्यू पैटर्न या अजीब सा, क्योंकि एक बार आप रीड जरूर करेंगे सारी चीजों को, बिना रीड करे नहीं छोड़ेंगे। रीड करने पे भी ऐसा लग रहा है कि सर बहुत अजीब सा है या फिर बहुत ज्यादा लेंदी है, तो उसको आप राउंड 2 के लिए स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म शंका नहीं है। अब ये बात बिल्कुल नहीं माननी कि सर डीआई है, डीआई आसान हम कर लेंगे, अर्थमेटिक सर हमारे लिए आसान होगा। कुछ भी आसान कुछ भी मुश्किल आ सकता है, मिक्स आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको अकॉर्डिंगली राउंड 1 राउंड 2 के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपका क्वांट्स का रहेगा। अब इंग्लिश की अगर अपने बात करें तो इंग्लिश यार मेरे को खुद को छोड़े हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने कैसे इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया था, बस ये याद है कि इंग्लिश का पेपर आता बड़ा अच्छे लेवल का है, स्पेशली जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो काफी अच्छे लेवल का आता है। और जिन बच्चों की कॉम्प्रहेंशन अच्छा है ना, कि चीज़ों को कॉम्प्रहेंड आराम से कर लेते हैं, या इवन जो कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स है या डिफिकल्ट आर्टिकल्स है उनको भी कॉम्प्रहेंड जो कर पाते हैं, उनके लिए उतनी डिफिकल्टी होती नहीं है। बट यहाँ पर अपने को थोड़ा सा इंग्लिश में स्मार्ट अटेम्प्ट करना बड़ा ज़रूरी है। स्मार्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है सर। स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल जीरो गैस वर्क कर दो, क्योंकि जो लेवल रहेगा ना वो लेवल काफी अच्छा रहेगा। प्री वाला लेवल नहीं है कि सर गैस वगैरह थोड़ा सा करने से भी काम चल जाएगा। स्मार्ट अटेम्प्ट का मतलब है नो गैस वर्क, कोई गैस वर्क आप नहीं करोगे। पूरे पेपर में आपको वो पोर्शन ढूंढना है, वो पोर्शन आपको ढूंढना है जो आप कर सकते हो। कम अटेम्प्ट करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, कम अटेम्प्ट करो बट क्वालिटी अटेम्प्ट करो। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाओ इंग्लिश में पूरी तरीके से, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को बहुत परेशान करती है। और कोई चीज जब परेशान करती है ना तो उसमें कभी भी आप क्वांटिटी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, आपको क्वालिटी देखनी पड़ती है, स्मार्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है, जीरो गैस वर्क होता है सर। जो चाहे कम हो, चाहे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो जाए, पर जितने हो ना उस पर पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो। और ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि यार हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अब इंग्लिश के अंदर पता चल चुका है कि सर ये पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, वीकनेस को स्किप करना है। स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे
वीकनेस को, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो स्ट्रेंथ्स है ना, उन पे अपने विश्वास करेंगे, उस पे गेम खेलेंगे, और जो वीकनेसेस है ना उनको अपने पूरी तरह से वो पोर्शंस को क्या कर देंगे, पूरी तरह से स्किप कर देंगे। ठीक है जी, तो ये काम अपने को इंग्लिश में करना पड़ेगा। अब जीए एक ऐसा सेक्शन है जो बड़ी टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो यहां पर आपको रेस्ट करने का, दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने का मौका मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ऑर्डर में कहाँ आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, या बिल्कुल लास्ट आता है, जैसा भी आता है, जब भी आए आप, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि 3.5 घंटे का पेपर बहुत बड़ा पेपर होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना और भी बहुत सारी, और 3.5 घंटे अपने प्री का नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि सर 3.5 घंटे हम प्री लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो ब्रेन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम रहता है, बट आप कर भी 3.5 घंटे मेंस लेवल का स्टफ कर रहे हो, तो पूरा 100% एफिशिएंसी पे चलने की कोशिश कर रहा है दिमाग, पूरा फुल थ्रॉटल पे इंजन चल रहा है अपने दिमाग का, तो वो काफी टायरिंग हो जाता है, इजी नहीं होता है, क्योंकि रेगुलरली अपने नहीं करते। मे बी सर वीक में आप 1-2 मॉक्स दे होंगे, या फिर आपने पिछले 3-4 दिनों से लगातार मॉक्स दिए, पर वो दिमाग को यूज टू होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसके लिए टायरिंग रहता है। तो जीए का सेक्शन बड़ा अच्छा मौका रहता है कि अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट लो, आराम से सर नीचे रख के, थोड़ी सी आंख बंद के सो मत, बट आराम से रेस्ट आप कर सकते हो, जिससे दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, आंखों को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, और उसके बाद फिर आप अच्छे से जो भी आगे सेक्शन बचे या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बचा है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, सजेशंस है। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं और देना चाहूंगा, वो अच्छे से सुनिएगा। हमेशा सबसे पहली कोशिश कि आपका अटेम्प्ट हमेशा होना चाहिए पहले डुएबल पोर्शन करने का, और दिस गोज फॉर एवरी सेक्शन। हमेशा डुएबल पहले करने की कोशिश कीजिए, तभी आप मोमेंटम अचीव कर सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्किप करने में बिल्कुल शर्म ना करें, स्किप करने में बिल्कुल शर्म ना करें। स्किप करने से पहले एक बार क्वेश्चन को सुपरफिशियल रीडिंग जरूर दीजिएगा, जिससे एक आइडिया लग जाए कि भैया सवाल है क्या। अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर अभी इस राउंड के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बाद में दिखने में मुश्किल है पर समझ आ रहा है सर मेरे को, तो आप बाद में ट्राई दे सकते हैं। बट पढ़ने पर भी, सुपरफिशियल रीडिंग पे भी ऐसा लगे कि नहीं सर ये दिखने में भी खतरनाक था और पढ़ने के बाद भी खतरनाक ही है, तो इसको आप आराम से स्किप कर सकते हैं। कोई भी आपको बहुत न्यू पैटर्न, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, और कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेंदी स्टफ आपको जो भी दिख रहा है, क्योंकि मेंस का पेपर होता तो लेंदी, आपको कोई भी क्वेश्चन एकदम छोटा तो नहीं मिलेगा, बट एक्सेसिव लेंदी, एकदम न्यू पैटर्न विच इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड हो रहा है, पढ़ने के बाद भी कॉम्प्रहेंड करना डिफिकल्ट हो रहा है, उसको पूरी तरीके से छोड़ना है, उसको अपने को इग्नोर करना ही करना है, और कहीं पर भी स्टक ना हो इसकी हमेशा कोशिश करनी है। इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दे पाओगे, ये पॉइंट्स अगर आप पेपर के अंदर अचीव कर पाओगे ना, तो आई एम श्योर कि आप पेपर बहुत अच्छा दे दोगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकली बात करें तो कंपोजर, आप सभी को पता है कि मेंस के पेपर में वही बच्चा अच्छा करता है जिसका कंपोजर स्किल्स हों, जो अपना कंपोजर बना के रखें। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंस रखना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है। पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सर लिखे जा रहे हैं सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा कई बार 8 मिनट का सोचते हैं निकलता 12 मिनट का है, तो उस टाइम पेशेंस कंपोजर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फाइनली आपका फोकस, फोकस बिल्कुल वेवर नहीं होना चाहिए। ये कंपोजर, पेशेंस, फोकस, ये थ्रू आउट द पेपर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इन स्किल्स पे अपने ने थ्रू आउट द ईयर पिछले कई महीनों से काम किया है सर, ये हमने हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टिल करने की कोशिश की, हमारी प्रैक्टिस के अंदर अब ये दिखने लग गया है, और यही चीज अपने को बस जाके पेपर के अंदर रिपीट करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है। अभी आपको थोड़ा एंशियस लग रहा होगा, स्ट्रेसफुल लग रहा होगा, पर एक बार जब वो स्क्रीन ऑन होगी, पेपर आएगा, आप सब भूल जाओगे, आप चले जाओगे पूरा का पूरा फोकस मोड पे, सिंगल माइंडेड, पूरी की पूरी तरीके से आप पेपर के अंदर खो जाने वाले हो। तो अभी थोड़ा नर्वस या फिर स्ट्रेसफुल लग रहा है ना, तो इसको लेके ओवरवेलम मत हो, इसको लेके ज्यादा चिंता मत करो, वो सभी को होता है, पर एक बार पेपर स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद किसी को कोई याद नहीं रहता, उसका पूरा ध्यान पेपर के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंटर्स थे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप पेपर में इंप्लीमेंट कीजिएगा, आई एम श्योर बहुत फायदा होगा। काफी बच्चों को हुआ है पिछले 2 साल से,
और मेरे को भी जब मैंने पेपर दिया तो मेरे को इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला था। आप भी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।